क्या वाकई में विनोद खन्ना ने दयाबान फिल्म के एक सीन के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल होकर माधुरी दीक्षित को जबरदस्ती किस किया था? और क्या ये सच है कि माधुरी दीक्षित ने सुभाष घई के साथ एक नो प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्ट करके दूसरी हीरोइनों जैसे श्रीदेवी और मीनाक्षी शेषाद्री के कई बड़े रोल्स छीन लिए थे? और क्या वाकई में एक समय पर अनिल कपूर की पत्नी ने उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ कभी न काम करने की खुली धमकी दे दी थी? और क्या सचमुच माधुरी दीक्षित ने पहले संजय दत्त से अफेयर किया और फिर जब मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त जेल गए तो माधुरी ने उन्हें रातों रात धोखा देते हुए उनसे सीधे पल्ला झाड़ लिया? और क्या वाकई में बॉलीवुड की बी ग्रेड और अंडरवर्ल्ड माफिया के धमकी की वजह से ही माधुरी दीक्षित को रातों रात इंडिया छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा था? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम ढूंढेंगे, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के दलदल में उतरने से पहले हमें उस लड़की की कहानी समझनी होगी जो मुंबई की एक आम मिडिल क्लास घर से निकलकर देश की धक-धक गर्ल बनी। 15 मई 1967 मुंबई के एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, माधुरी दीक्षित। उनके पिता शंकर दीक्षित और मां स्नेहलता दीक्षित एक बहुत ही डिसिप्लिन, ग्राउंडेड और ट्रेडिशनल वैल्यूज वाले लोग थे। माधुरी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर का माहौल ऐसा था जहां सिनेमा या एक्टिंग को प्रोफेशन बनाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी गलत माना जाता था। माधुरी की मां स्नेहलता जी को क्लासिकल सिंगिंग का शौक था और उन्होंने बचपन से ही माधुरी के अंदर कला के प्रति एक अलग ही लगन देखी। सिर्फ 3 साल की उम्र से माधुरी ने कथक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उनके गुरु पंडित हजारी लाल जी और ब्रिजराज वर्मा जी के अंडर माधुरी ने सालों तक कथक की कठिन साधना की। घुंघरू की आवाज और ताक दिनादिन दान की ताल उनके रोम रोम में बस चुकी थी। माधुरी की स्कूल की पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से हुई। स्कूल के दिनों में वो सिर्फ पढ़ाई में ही टॉप नहीं करती थी, बल्कि हर कल्चरल प्रोग्राम, डांस कंपटीशन और ड्रामा में वो अव्वल नंबर पर आती थी। कथक के एग्जाम में उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन उस वक्त माधुरी के दिमाग में बॉलीवुड का दूर दूर तक कोई भी ख्याल नहीं था। उनका सपना था एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का। माधुरी ने मुंबई के साठे कॉलेज में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया। लैब कोट्स, टेस्ट ट्यूब और बैक्टीरिया की दुनिया में वो अपना फ्यूचर देख रही थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय करके रखा था। 1984 का साल था। राजश्री प्रोडक्शन, जो अपनी क्लीन और फैमिली ओरिएंटेड फिल्मों के लिए जाना जाता था, एक नई फिल्म बना रहा था, अबोध। फिल्म के मेकर्स को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो मासूम दिखे, जिसके चेहरे पर एक इनोसेंट इंडियन टच हो। राजश्री के एक इनसाइडर ने माधुरी को एक गोविंदा फेस्टिवल और डांस कंपटीशन में देखा था और उनके परिवार से कांटेक्ट किया। पहले तो शंकर दीक्षित ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उनकी बेटी पढ़ाई करेगी, फिल्मों की ग्लैमरस और अनसेफ दुनिया में नहीं जाएगी। लेकिन राजश्री की अच्छी रेपुटेशन और फिल्म की सिंपल स्क्रिप्ट देखकर परिवार मान गया। 15 साल की उम्र में बिना किसी एक्टिंग की ट्रेनिंग के माधुरी ने कैमरा फेस किया। फिल्म थी अबोध और उनके अपोजिट थे बंगाली एक्टर तापस पॉल। माधुरी ने गांव की मासूम लड़की गौरी का किरदार निभाया, जिसे शादी का मतलब भी नहीं पता होता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई, यानी फ्लॉप। मीडिया ने उस वक्त ध्यान तक नहीं दिया कि कोई माधुरी दीक्षित नाम की लड़की लॉन्च हुई है। फिल्म फ्लॉप होने के बाद माधुरी वापस अपने कॉलेज लौट आई, पढ़ाई शुरू की, लेकिन सिनेमा का कीड़ा अब उनके अंदर पनप चुका था। उन्होंने सोचा कि शायद एक्टिंग उनके बस की बात नहीं, लेकिन उनके अंदर का पैशन उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। 1985 से 1987 के बीच माधुरी ने लगातार स्ट्रगल किया। उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए। उन्होंने आवारा बाप, स्वाति, मानव हत्या और हिफाजत जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन न फिल्म चली, न माधुरी को कोई पहचान मिला। लोग कहने लगे कि उनका चेहरा बहुत ही दुबला पतला है, वो ट्रेडिशनल मराठी दिखती है, उनमें वो हीरोइन वाला एक्स फैक्टर नहीं है। उस वक्त बॉलीवुड पर श्रीदेवी, जया प्रदा और मीनाक्षी शेषाद्री का राज था। इस डिवास के सामने एक नई, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड वाली लड़की के लिए जगह बनाना लगभग नामुमकिन था। माधुरी ने सालों तक प्रोड्यूसर के ऑफिसों के चक्कर काटे, रिजेक्शन पे रिजेक्शन झेला। कई बार तो उन्हें साइन करके भी मूवी से निकाल दिया गया, लेकिन माधुरी के अंदर एक जिद्दी डिसिप्लिन था। वो हर दिन घंटों तक कथक का रियाज करती थी, कैमरे के सामने एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करती थी। उनका ऑब्सेशन था कि अगर वो इंडस्ट्री में रहेंगी तो सिर्फ साइड हीरोइन बनकर नहीं, बल्कि टॉप पर जाकर रहेंगी। और वो टर्निंग पॉइंट आया साल 1988 में। डायरेक्टर एन चंद्रा एक फिल्म बना रहे थे, तेजाब। इस फिल्म में पहले किसी और एक्ट्रेस को लेने की बात चल रही थी, लेकिन वेटरन डायरेक्टर सुभाष घई ने एन चंद्रा को सजेस्ट किया कि उन्हें माधुरी दीक्षित को ट्राई करना चाहिए। सुभाष घई ने माधुरी के अंदर वो हिडन स्टार पावर देख ली थी। उन्होंने माधुरी को पहले ही अपनी फिल्म उत्तर दक्षिण में छोटा सा रोल दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि माधुरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। एन चंद्रा ने माधुरी को मोहिनी के रोल के लिए साइन किया और उनके अपोजिट थे अनिल कपूर। और फिर उसके बाद जो हुआ, उसने हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल कर रख दिया। 28 अक्टूबर 1988 को तेजाब रिलीज हुई। सिनेमा हॉल में तूफान आ गया।
फिल्म का गाना 1 2 3, मोहिनी मोहिनी, सरोज खान की कोरियोग्राफी और माधुरी दीक्षित के सेंसेशनल डांस और करिश्माई एक्सप्रेशन ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। लोग सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर पैसे फेंकने लगे। एक ही रात में जो लड़की कल तक साइड स्ट्रगलिंग मानी जा रही थी, वो देश की सबसे बड़ी सेंसेशन बन गई। तेजाब उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। माधुरी को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। उनका स्ट्रगल फेज अब खत्म हो चुका था और फेम का सुनहरा दौर शुरू हो गया था। इसके बाद आई 1989 में राम लखन, जिसमें उनका गाना बड़ा दुख दीना ओ राम जी हिट हुआ, और फिर त्रिदेव, जिसमें गली गली में फिरता है ने धूम मचा दी। माधुरी अब सिर्फ एक हीरोइन नहीं थी, वो एक फेनोमेनन बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही फेम और पावर आती है, उसके साथ आते हैं कंट्रोवर्सीज, इंडस्ट्री राइवलरीज और डार्क शैडोज। और यहीं से शुरू होता है माधुरी दीक्षित की जिंदगी का वो दौर जहां उन पर लगने लगे गंभीर एलिगेशंस। तेजाब और राम लखन की सफलता के बाद माधुरी दीक्षित की डिमांड स्काई हाई हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी पोजीशन को और सॉलिड करना था। तभी उन्हें ऑफर हुई फिल्म दयावान, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे फिरोज खान और लीड एक्टर थे वेटरन विनोद खन्ना, जो उस वक्त ओशो आश्रम से वापस लौटकर इंडस्ट्री में अपना कमबैक कर रहे थे। फिल्म में माधुरी को नीरू नाम की लड़की का रोल मिला और उनके अपोजिट थे उनसे उम्र में लगभग 21 साल बड़े विनोद खन्ना। फिल्म रिलीज हुई और एक सीन ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। सीन था गाने आज फिर तुमसे प्यार आया है के दौरान एक हाईली इंटेंस और पैशनेट लव मेकिंग सीन, जिसमें विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच एक लंबा और अनकंफर्टेबल इंटीमेट किस था। 1988 के दौर में जब स्क्रीन पर दो फुल मिलने को रोमांस दिखाना माना जाता था, वहां ऐसा किस देखकर लोग दंग रह गए। मीडिया और इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना था कि माधुरी दीक्षित ने अपनी मार्केट वैल्यू और हॉटनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के बोल्ड कंटेंट को एक्सेप्ट किया था। उन पर आरोप लगा कि जब शूटिंग चल रही थी तो विनोद खन्ना इस सीन के दौरान कंट्रोल खो बैठे थे, जिससे सीन कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीन कट होने के बाद भी विनोद खन्ना किस करते रहे, जिससे माधुरी असहज हो गई। लेकिन कंट्रोवर्सी तब बढ़ी जब फिल्म रिलीज होने के बाद माधुरी ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि वो इस सीन से बहुत ही ज्यादा पछताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि सीन इतना अतरंग होगा और फिरोज खान ने उन्हें मैनिपुलेट करके और प्रेशर डालकर ये सीन शूट करवाया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उस वक्त मना करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो नहीं थी, लेकिन क्रिटिक्स और एंटी फैंस ने उन पर डायरेक्ट आरोप लगाया। उनका कहना था कि माधुरी कोई मासूम बच्ची नहीं थी, उन्हें फिल्म का स्क्रिप्ट और डिमांड अच्छे से पता था। उन्होंने फेम और ए लिस्ट स्टेटस जल्दी पाने के लिए फिरोज खान के ग्रैंड बैनर और विनोद खन्ना के साथ ये बोल्ड सीन किया था। और जब ऑडियंस और उनके ट्रेडिशनल फैंस ने इस सीन पर हेवी बैकलैश दिया तो माधुरी ने तुरंत खुद को विक्टिम बना लिया और पूरा ब्लेम फिरोज खान और विनोद खन्ना के सर पर फोड़ दिया। फिरोज खान ने बाद में एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि सब कुछ शूट होने से पहले माधुरी को क्लियरली बताया गया था और उन्होंने इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी किया था और कंसेंट दिया था। पर जब मीडिया ने घेरा तो माधुरी ने फिरोज खान पर उंगली उठा दी। इस इंसिडेंट ने विनोद खन्ना की इमेज को नुकसान पहुंचाया और माधुरी पर एक कैलकुलेटिंग एक्ट्रेस का टैग लग गया जो अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरे पर डाल देती है। फिल्म दयावान हिट जरूर हुई, लेकिन ये सीन माधुरी के करियर के साथ एक परमानेंट दाग की तरह चिपक गया। दयावान के बवाल के बाद माधुरी की लाइफ में एक ऐसे इंसान आए जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, सुभाष घई जिन्होंने राम लखन में माधुरी को कास्ट किया था, वो माधुरी के टैलेंट के मुरीद हो चुके थे। उन्होंने माधुरी को अपना शिष्य बना लिया था। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने बॉलीवुड के लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया, द नो प्रेगनेंसी क्लॉज। इंडस्ट्री इनसाइडर और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 के लेट दौर में सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जो उस वक्त हिंदी सिनेमा में कभी भी नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ लिखा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर माधुरी दीक्षित शादी करती है या प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें एक भारी फाइनेंशियल पेनल्टी देनी होगी और उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फिल्म खलनायक के दौरान सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। असल में माधुरी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसलिए राजी हुई ताकि वो सुभाष घई के साथ मिलकर एक ऐसी गुट बना सके जिससे वो दूसरी टॉप एक्ट्रेसेस के रोल छीन सके। उस वक्त श्रीदेवी और मीनाक्षी शेषाद्री इंडस्ट्री की टॉप कंटेंडर थी। सुभाष घई के बैनर मुक्ता आर्ट्स के जरिए माधुरी ने उन सारे बड़े डायरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया जो पहले श्रीदेवी या मीनाक्षी को लेने की सोच रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी ने सुभाष घई के इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करके साजन और बेटा जैसे प्रोजेक्ट में अपनी एंट्री पक्की की। श्रीदेवी को मिलने वाले कई हाई प्रोफाइल ब्रांड एंडोर्समेंट और मूवी रोल्स माधुरी की लॉबी द्वारा छीन लिए गए। मीडिया ने माधुरी पर आरोप लगाया
कि वो इनोसेंट बनने का नाटक करती है, लेकिन पर्दे के पीछे वो सुभाष घई के साथ मिलकर एक ऐसी गंदी स्ट्रेटेजी चला रही है जिससे कोई भी दूसरी हीरोइन उनके सामने टिक ना सके। जब नो प्रेगनेंसी क्लॉज की खबर मीडिया में लीक हुई तो फेमिनिस्ट ग्रुप और फिल्म फ्रेटर्निटी ने कड़ी निंदा की, लेकिन माधुरी ने इस पर पूरी तरीके से चुप रहना ही मुनासिब समझा। उन्होंने कभी इस कॉन्ट्रैक्ट का खुलेआम विरोध नहीं किया, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें सुभाष घई के कैंप में एक्सक्लूसिव ब्लॉकबस्टर रोल दिए। उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटर एक्ट्रेसेस को बाईपास करने के लिए इस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का पूरा फायदा उठाया। पब्लिक में माधुरी की इमेज एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की बनने लगी, जो टॉप स्पॉट पर पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। वहीं 1988 से 1992 के बीच अगर बॉलीवुड में किसी जोड़ी का डंका बजता था तो वो थी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जैसे तेजाब, राम लखन, परिंदा, किशन कन्हैया और बेटा। स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री इतनी सीजलिंग और सुपरहिट थी कि ऑडियंस को लगने लगा था कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान पक रहा था। अनिल कपूर पहले से ही मैरिड थे सुनीता कपूर के साथ और उनके बच्चे भी थे। इसके बावजूद सेट से खबरें आने लगी कि अनिल और माधुरी एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। दोनों वैनिटी वैन में घंटों साथ वक्त बिताते थे, आउटडोर शूट्स पर हमेशा एक साथ रहते थे। माधुरी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानते हुए कि अनिल कपूर एक परिवार वाले आदमी हैं, उनके साथ इमोशनल रिलेशनशिप मेंटेन किया। ट्रेड मैगजीन्स और स्टार्टर्स जैसे मैगजीन ने खबरें छापना शुरू कर दिया कि माधुरी ने अनिल को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। उन पर आरोप था कि वो अनिल कपूर को मैनिपुलेट करके उन्हें वही फिल्म में साइन करने पर मजबूर करती थी जिसमें माधुरी लीड एक्ट्रेस हो। जब बेटा की शूटिंग चल रही थी तब उनका सेंसुअल सॉन्ग धक धक करने लगा शूट हुआ। उस गाने में माधुरी के सिजलिंग मूव्स और अनिल कपूर के साथ उनकी क्लोजनेस ने सुनीता कपूर की सब्र का बांध तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता कपूर अपने बच्चों को लेकर सेट पर पहुंच गई और उन्होंने अनिल कपूर को एक अल्टीमेट वार्निंग दी, या तो तुम माधुरी के साथ काम करना बंद करो या फिर मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सुनीता के इस अल्टीमेटम के बाद अनिल कपूर डर गए। उन्होंने तुरंत माधुरी से दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन आरोपों के मुताबिक माधुरी ने अनिल को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जब अनिल ने अपने परिवार को चुना तो माधुरी ने मीडिया में अचानक एक कोल्ड स्टैंस ले लिया। माधुरी ने इंटरव्यू में कहना शुरू किया, मैं कभी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी जो मैरिड हो और जिसके बच्चे हो। मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन क्रिटिक्स ने उनके इस स्टेटमेंट को एक कवर अप बताया। उनका कहना था कि जब तक सुनीता कपूर ने बवाल नहीं किया था तब तक माधुरी को अनिल के मैरिड होने से कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन्होंने अनिल के स्टारडम का पूरा इस्तेमाल अपने करियर को स्टेबल करने के लिए किया और जब मामला कोर्ट और डिवोर्स तक पहुंचने लगा तो उन्होंने तुरंत साफ मुकरकर खुद को महान साबित करने की कोशिश की। इस इंसिडेंट के बाद अनिल कपूर और माधुरी ने सालों तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। वही माधुरी का करियर अब 1992-1993 में अपने करियर के सबसे पीक पर था। बेटा के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल चुका था। उनका नाम श्रीदेवी से भी बड़ा हो चुका था। वो बॉलीवुड की अनडिस्प्यूटेड क्वीन बन चुकी थी। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ उनके करियर को नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी और आने वाले भविष्य को तबाह करने वाला था, क्योंकि उनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जिनका नाम था संजय दत्त। 1991 में फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की प्रेम कहानी शुरू हुई। संजय दत्त, जो अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा के कैंसर के इलाज के लिए यूएस जाने के बाद अकेले पड़ गए थे, उन्हें माधुरी के रूप में एक नया साथ मिला। माधुरी भी संजय के बैड बॉय पर्सोना और उनकी मस्कुलर फिजिक्स और उनके भोलेपन पर फिदा हो गई। साजन बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उनके गाने मेरा दिल भी कितना पागल है ने हर आशिक के दिल को छुआ। दोनों का अफेयर अब खुल्लम खुल्ला चल रहा था। मीडिया में खबरें थी कि दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। माधुरी के पिता शंकर दीक्षित इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्हें पता था कि संजय दत्त का पास्ट कितना डार्क है, एडिशन, बैड बॉयज का साथ और मल्टीपल अफेयर्स। लेकिन माधुरी ने अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। वो संजय के प्यार में पूरे तरीके से अंधी हो चुकी थी। 1992 और 1993 की शुरुआत तक संजय और माधुरी ने खलनायक की शूटिंग शुरू कर दी थी। सुभाष घई इस फिल्म के डायरेक्टर थे। फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा थी कि रिलीज से पहले ही लोग इसे डिकेड की सबसे बड़ी फिल्म मान रहे थे। फिल्म में संजय दत्त एक विलन बल्लू बलराम का रोल कर रहे थे और माधुरी एक अंडरकवर कॉप गंगा का। रियल लाइफ केमिस्ट्री रियल लाइफ स्क्रीन पर आग लगा रही थी। लेकिन फिर आया वो काला दिन। 12 मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद एक 13 सीरियल बम ब्लास्ट हुए। 257 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हुए। पूरा देश सदमे में था। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जब ब्लास्ट की पड़ताल शुरू की तो माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का नाम सामने आया। और इस हजारों करोड़ के ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने बॉलीवुड के होश उड़ा दिए, संजय दत्त। 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त को मॉरिशस से खलनायक की शूटिंग के बाद लौटते ही मुंबई एयरपोर्ट पर टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया।
संजय दत्त पर आरोप था कि उन्होंने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के कॉन्स्पिरेटर के लीगल AK-47 राइफल्स और हैंड ग्रेनेड्स को अपने घर में छुपा के रखे थे। जैसे संजय दत्त जेल गए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भूकंप आ गया और सबकी निगाहें टिकी थी माधुरी दीक्षित पर। यहीं से शुरू हुई माधुरी दीक्षित की जिंदगी की सबसे बड़ी डिफेंसिव कंट्रोवर्सी और वो आरोप जिसने मीडिया की नजरों में एक कोल्ड स्टोन, सेल्फिश और कैलकुलेटिंग विलन उन्हें बना दिया। रिपोर्ट्स और संजय दत्त के क्लोज फ्रेंड्स के स्टेटमेंट के मुताबिक जब संजय दत्त जेल में थे और उन पर देशद्रोह और टेररिज्म के एलिगेशन लगे थे, तब उन्होंने जेल से माधुरी को मल्टीपल कॉल्स करने की कोशिश की थी। संजय को लगता था कि जिस औरत से वो प्यार करते हैं वो उनका स्टैंड लेगी, उनसे बात करेगी, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देगी। लेकिन माधुरी दीक्षित ने क्या किया? माधुरी ने संजय दत्त के फोन कॉल अटेंड करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मैनेजर और अपने परिवार को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि संजय दत्त का कोई भी मैसेज या कॉल उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने संजय से अपना हर एक नाता रातों रात तोड़ दिया। मीडिया जब उनसे संजय दत्त के बारे में पूछती तो माधुरी ऐसी एक्टिंग करती थी जैसे कि वो संजय को सिर्फ एक प्रोफेशनल को स्टार के तौर पर जानती है। क्रिटिक्स और पब्लिक ने माधुरी के इस मूव पर उन्हें भारी बैकलैश दिया। लोग कहने लगे कि जब तक संजय दत्त एक सुपरस्टार थे तब तक माधुरी उनके साथ घूमती थी, उनके परिवार का हिस्सा बनने को तैयार थी। लेकिन जैसे संजय मुसीबत में पड़े, माधुरी ने उन्हें गंदे कपड़े की तरफ फेंक दिया ताकि उनका अपना क्लीन इमेज और करियर बच सके। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त, जो खुद एक रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन और एक्टर थे, वो अपने बेटे को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन माधुरी दीक्षित ने सुनील दत्त को एक कॉल तक नहीं किया, न ही उनके घर सिंपैथी जताने गई। संजय दत्त ने बाद में जेल से आकर एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली अपना दर्द बयान किया था कि कैसे उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया जब वो इतने बड़े मुसीबत में थे। इस कंट्रोवर्सी ने माधुरी की पब्लिक इमेज पर एक गहरा आघात किया, लेकिन नैरेटिव यहाँ खत्म नहीं होता। इस कहानी का दूसरा पहलू भी था जो उस वक्त मीडिया के शोर में कहीं दब गया था। अब अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो क्या माधुरी दीक्षित वाकई में एक हार्टलेस मौकापरस्त विलन थी, या फिर वो उस दौर की सबसे बड़ी विक्टिम थी जो अंडरवर्ल्ड माफिया, मीडिया ट्रायल्स और संजय दत्त के डेंजरस क्रिमिनल लिंक्स के बीच पिस रही थी? 1990 का मुंबई कोई आम शहर नहीं था, वहाँ अंडरवर्ल्ड का राज था। डी कंपनी, छोटा राजन और अब्बू सलेम फिल्म इंडस्ट्री को रूल कर रहे थे। फिल्मों की फंडिंग माफिया से आती थी। जब 1993 बम ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आया तो सिर्फ संजय अरेस्ट नहीं हुए थे, बल्कि उनके डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन खुलकर सामने आए थे। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और अबू सलेम के साथ संजय के डायरेक्ट कन्वर्सेशन और रफेल डिलीवरी के प्रूफ पुलिस को मिले थे। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में 25 साल की एक लड़की माधुरी दीक्षित, जो एक नॉन फिल्मी मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार से आती थी, उसके लिए ये कोई आम सेलिब्रिटी ब्रेकअप नहीं था। यहाँ बात उनके और उनके परिवार की जान पर बनाई थी। रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री इनसाइडर के मुताबिक जैसे संजय दत्त टाटा में अरेस्ट हुए, मुंबई पुलिस और सीबीआई की निगाहें माधुरी दीक्षित पर टिक गई। माधुरी से सीक्रेटली पूछताछ की तैयारी चल रही थी। उनके घर के बाहर पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफिसर का पहरा लग गया था, लेकिन उससे भी बड़ा खौफ था अंडरवर्ल्ड माफिया का। अंडरवर्ल्ड नहीं चाहता था कि संजय दत्त या उनके किसी भी क्लोज एसोसिएट से कोई भी खबर बाहर आए जो माफिया के बाकी लोगों को एक्सपोज कर दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी और उनके पिता शंकर दीक्षित को अनजान धमकियां मिलने लगी थी। बी ग्रेड माफिया कॉलर्स और अंडरवर्ल्ड ऑपरेटिव ने उन्हें वार्न किया था कि अगर उन्होंने संजय दत्त के मामले में पुलिस या मीडिया के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया या संजय से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। सोचिए, एक तरफ टाटा जैसा खतरनाक लॉ जिसमें जेल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की इंट्रोगेशन और तीसरी तरफ अंडरवर्ल्ड माफिया की डायरेक्ट शूटिंग की धमकियां। माधुरी के पिता शंकर दीक्षित, जो एक बहुत ही पैरानॉइड और प्रोटेक्टिव बाप थे, उन्होंने माधुरी को रूम में बंद कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर माधुरी ने संजय दत्त से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रखा तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। उनकी पर्सनल लाइफ तबाह हो चुकी थी। उनका पहला सच्चा प्यार एक क्रिमिनल कंट्रोवर्सी में बदल चुका था और उन पर देशद्रोह के आरोपी का साथ देने का खतरा मंडरा रहा था। फिर आया साल 1994 का। माधुरी ने अपनी जिंदगी को दोबारा समेटने की कोशिश की। उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखा और तब आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन, डायरेक्टेड बाय सूरज बड़जात्या, और अपोजिट थे सलमान खान। हम आपके हैं कौन ने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। निशा के किरदार में माधुरी ने पूरे देश का दिल जीत लिया। उनका पर्पल साड़ी में दीदी तेरा देवर दीवाना डांस स्टेप हर शादी और फंक्शन की जान बन गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, वो भी 1994 में। ये इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की सबसे पहली 100 करोड़ ग्रोसर फिल्म बनी। माधुरी दीक्षित अब एक सुपरस्टार नहीं थी, वो इंडियन कल्चर का सिंबल बन चुकी थी। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। लेकिन पीक पर होने के बावजूद भी माधुरी के पीछे लगी राइवलरीज और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं हुई। 90s के मिड में बॉलीवुड में एक साइलेंट वॉर चल रही थी, नंबर 1 पर पहुंचने की जंग। एक तरफ थी वेटरन क्वीन श्रीदेवी और दूसरी तरफ थी उनकी गद्दी छीनने वाली माधुरी दीक्षित।
श्रीदेवी के हस्बैंड और पावरफुल प्रोड्यूसर बोनी कपूर श्रीदेवी के करियर को मैनेज कर रहे थे। बोनी कपूर चाहते थे कि श्रीदेवी का डोमिनेंस कभी खत्म ना हो, लेकिन तेजाब, बेटा और हम आपके हैं कौन के बाद माधुरी ने श्रीदेवी को सेकंड स्पॉट पर ढकेल दिया था। इस फेज में माधुरी दीक्षित को साइड करने के लिए एक बड़ा सिस्टमेटिक पीआर और मीडिया कैंपेन चलाया गया। जब भी माधुरी की कोई भी फिल्म आने वाली होती, मीडिया में उनके ओल्ड स्कैंडल्स जैसे दयावान की सीन, संजय दत्त कनेक्शन और नो प्रेगनेंसी क्लॉज को दोबारा हाईलाइट किया जाने लगता। उन्हें एरोगेंट, मनी माइंडेड और डिफिकल्ट टू वर्क विद दिखाने की कोशिश की जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर ने कई बड़े डायरेक्टर्स को श्रीदेवी या नई एक्ट्रेसेस जैसे करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को कास्ट करने के लिए कन्विंस किया था, ताकि माधुरी की मोनोपोली को खत्म किया जा सके। माधुरी को ऑफर्स आने के बावजूद उनके फिक्स डिमांड्स को मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता, ताकि प्रोड्यूसर उनसे डर जाए। इन सब पॉलिटिक्स के बावजूद माधुरी ने अपने काम से जवाब दिया, लेकिन 1996 से 1997 के बीच माधुरी के करियर में पहली बार एक बड़ा डिप आया। उनकी फिल्म जैसे राजकुमार, प्रेमगंध, महानता और कोयला बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी लोगों ने उम्मीद की थी। मीडिया ने तुरंत माधुरी को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया। हेडलाइंस आने लगी, द एंड ऑफ माधुरी एरा। नई एक्ट्रेसेस ने किया माधुरी को रिप्लेस। करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, काजोल और मनीषा कोइराला जैसे नए चेहरे मार्केट पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन माधुरी हार मानने वालों में से नहीं थी। 1997 के लेट में आई यश चोपड़ा की रोमांटिक म्यूजिक फिल्म दिल तो पागल है, जिसमें उनके साथ थे शाहरुख खान और करिश्मा कपूर। फिल्म में माधुरी ने पूजा का किरदार निभाया, एक ऐसी डांसर जो अपने सोलमेट के सपने देखती है। उनका डांस ऑफ करिश्मा कपूर के साथ आज भी इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक सीन में से एक माना जाता है। फिल्म सुपरहिट हुई। माधुरी को उनका चौथा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। उन्होंने एक बार फिर सारे क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। इस कमबैक के बाद भी माधुरी के अंदर एक ऐसी खाली जगह थी जो फेम और मनी से नहीं भर रही थी। उनकी पर्सनल लाइफ कंप्लीटली शटर थी। संजय दत्त के साथ ब्रेकअप के बाद वो अंदर से अकेली पड़ चुकी थी। मीडिया उनके हर मूव पर नजर रखे हुए था। उनकी उम्र 30 के पार हो चुकी थी और इंडियन सोसाइटी और मीडिया उन पर शादी करने का कांस्टेंट प्रेशर बना रहा था। और तभी 1999 में एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे बॉलीवुड और उनके मिलियंस ऑफ फैंस के होश उड़ा दिए। माधुरी दीक्षित ने अचानक अनाउंसमेंट की कि वो शादी कर रही है, वो भी किसी बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन से नहीं, बल्कि एक एनआरआई सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से, जो डेनवर यूएसए में प्रैक्टिस करते थे। 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से सदर्न कैलिफोर्निया में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। ये खबर बॉलीवुड पर किसी बिजली की तरह गिरी। देश की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार, जिसकी एक झलक के लिए लोग जान देने को तैयार थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़कर अमेरिका के एक अनजान शहर डेनवर में जाकर बसने वाली थी। लेकिन इस शादी और अचानक देश छोड़ने के पीछे की सच्चाई क्या थी? दरअसल 1990 के एंड तक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड के सबसे गंदे चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। राकेश रोशन पर जानलेवा हमला हुआ था, गुलशन कुमार का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया था और प्रोड्यूसर को छोटा राजन और अबू सलेम के एक्सटॉर्शन कॉल्स आते थे। टॉप एक्ट्रेसेस को माफिया डॉन्स की प्राइवेट पार्टीज में दुबई और कराची बुलाया जाता था। जो जाने से मना करता उसे खतरनाक अंजाम झेलने पड़ते थे। रिपोर्ट्स और इनसाइडर इन्वेस्टिगेटिव सोर्सेस के मुताबिक माधुरी दीक्षित, जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फीमेल स्टार थी, वो अंडरवर्ल्ड की टारगेट लिस्ट पर सबसे ऊपर थी। डी कंपनी और उनके गुर्गे चाहते थे कि माधुरी उनके इवेंट और प्राइवेट शो में परफॉर्म करे। उन्हें लगातार धमकी भरे फोन कॉल आते थे। उनके परिवार पर प्रेशर डाला जा रहा था। इसके अलावा 1999 तक संजय दत्त भी जेल से बेल पर बाहर आ चुके थे। इंडस्ट्री में दोबारा संजय दत्त और माधुरी के आमने सामने आने के चांसेस बढ़ गए थे। पास्ट के काले साए और माफिया के डेंजरस कॉल ने माधुरी और उनके माता पिता को डरा दिया था। नतीजा ये हुआ कि माधुरी के पिता शंकर दीक्षित ने फैसला कर लिया कि अब उनकी बेटी इस गंदी इंडस्ट्री और जान के खतरे में नहीं रहेगी। उन्होंने यूएसए में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के जरिए डॉक्टर नेने का रिश्ता ढूंढा। डॉक्टर नेने को बॉलीवुड का बी भी नहीं पता था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि माधुरी दीक्षित इंडिया की कितनी बड़ी सुपरस्टार है। उनके लिए माधुरी सिर्फ एक नॉर्मल ब्यूटीफुल इंडियन लड़की थी। माधुरी ने डॉक्टर नेने से सिर्फ कुछ ही मुलाकातों में शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन पर्दे के पीछे ये ड्रामेटिक एस्केप था। एक ऐसी लड़की का एस्केप जो मीडिया थ्रेट्स, मीडिया ट्रायल्स, टॉक्सिक पास्ट लवर्स और स्टारडम के हेवी प्रेशर से तंग आकर एक आम लाइफ जीना चाहती थी। डेनवर में माधुरी दीक्षित बिल्कुल आम हाउसवाइफ बन गई। वो खुद ग्रोसरी शॉपिंग करती थी, खाना बनाती थी और सड़कों पर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के घूमती थी। उनका ग्लैम, उनका फेम, उनका मोहनी अवतार सब कुछ एक झटके में गायब हो गया। 2003 में उन्होंने अपने पहले बेटे अरिन को जन्म दिया और 2005 में उनके दूसरे बेटे रेयान का जन्म हुआ। माधुरी अब पूरे तरीके से एक डिवोटेड मदर और डॉक्टर्स वाइफ थी। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को लग रहा था कि माधुरी दीक्षित का चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन क्या एक ऐसी कलाकार जिसके खून में कथक की ताल और कैमरा की लाइट्स बसी हो, वो हमेशा के लिए कैमरा से दूर रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं। 2001 में माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने ने फैसला किया कि वो परमानेंटली यूएसए छोड़कर मुंबई, इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं।
डॉक्टर नेने ने अपने यूएस की मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और माधुरी अपने पूरे परिवार को लेकर वापस मुंबई की नगरी में आ गई। लेकिन जिस बॉलीवुड को 2099 में छोड़कर गई थी, वो बॉलीवुड अब पूरे तरीके से बदल चुका था। यहाँ अब कटरीना कैफ, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण का राज था। मल्टी कोर ब्रांड डील्स, रियलिटी टीवी शोज और पीआर एजेंसीज मार्केट को कंट्रोल कर रही थी। और माधुरी दीक्षित के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्या वो 40s की उम्र में दोबारा वही स्टारडम और रिस्पेक्ट हासिल कर पाएगी, या फिर उनका ये परमानेंट रिटर्न उनके बच्चे कुछ लेगेसी को भी तबाह कर देगा। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि कैसे मीडिया और पब्लिक नैरेटिव ने माधुरी दीक्षित को अलग अलग दौर में एक महत्वाकांक्षी मौका परस्त, एक हार्टलेस लवर, एक गोल्ड डिगर और एक मैनिपुलेटिव सुपरस्टार की तरह पेश किया। लेकिन क्या सच में कहानी उतनी सीधी थी जितनी हमें दिखाई गई? अगर हम बिना किसी का पक्ष लिए सारे रियल इवेंट्स, टाइमलाइंस और अनदेखे फैक्ट्स को री-एग्जामिन करें तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी लड़की की तस्वीर जिसे एक पुरुष प्रधान समाज, माफिया कंट्रोल इंडस्ट्री ने हमेशा टारगेट बनाया और बलि का बकरा बनाया। दयावान के वक्त माधुरी सिर्फ 21 साल की थी। उनका कोई फिल्मी गॉडफादर नहीं था। उनका सामना था फिरोज खान जैसे डोमिनेंट डायरेक्टर और विनोद खन्ना जैसे वेटरन सुपरस्टार से। शूटिंग सेट पर जब एक यंग नॉन फिल्मी लड़की से इंटीमेट सीन करने को कहा जाता है तो पावर डायनेमिक्स हमेशा डायरेक्टर और सीनियर मेल एक्टर के पास होता है। माधुरी ने खुद सालों बाद कबूल किया कि वो उस सीन के वक्त इतनी डरी थी कि उनकी नो कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने फिरोज खान को मना किया तो उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाएगा और उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने जब बाद में इस सीन पर अफसोस जताया तो मीडिया ने उन्हें मैनिपुलेटिव बताया, जबकि सच्चाई ये थी कि एक यंग एक्ट्रेस का स्क्रीन पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था और उनके मजबूरी को उनकी डिसऑनेस्टी बनाकर बेचा गया। वहीं संजय दत्त के अरेस्ट के वक्त संजय पर टाड़ा लगा था, जो कि देश के अगेंस्ट टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे खतरनाक कानून था। पुलिस और इंटेलिजेंट एजेंसी किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी जो संजय के कांटेक्ट में हो। माधुरी दीक्षित एक 25 साल की लड़की थी जिनके पिता को अंडरवर्ल्ड से थ्रेट मिल रहे थे। अगर माधुरी संजय दत्त से बात करती या जेल में मिलने जाती तो उन्हें टाटा के अंडर अरेस्ट किया जा सकता था। उनका पूरा परिवार, उनके एजिंग पेरेंट्स और उनकी 3 बहनों की जिंदगी तबाह हो सकती थी। संजय दत्त ने खुद अवैध हथियार अपने घर में रखे थे। उसमें माधुरी दीक्षित की कोई गलती नहीं थी। संजय के अपने एक्शंस का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, पर मीडिया ने एक मेल एक्टर के क्रिमिनल एक्शंस को रोमांटिसाइज किया और एक फीमेल स्टार को उस क्रिमिनल से दूर रहने पर टेरर और कोल्ड हार्टेड कहकर ब्लेम कर दिया। क्या एक ऐसी लड़की जो अपने परिवार को जेल और माफिया से बचा रही थी विलन कहना सही है? वहीं 90s के दौर में मीडिया हमेशा 2 सक्सेसफुल फीमेल स्टार्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती थी। श्रीदेवी और माधुरी दोनों अपने फील्ड के लेजेंड थे, लेकिन मेल एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती या खान्स के बीच जब प्रोफेशनल कंपटीशन होता था तो उसे स्टारडम वॉर कहा जाता था। पर जब माधुरी और श्रीदेवी के बीच कंपटीशन हुआ तो माधुरी को गुटबाज और रोल छिलने वाली बताया गया। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या था। वहीं माधुरी दीक्षित ने 1999 में जब उनका करियर अपने पिक पर था तब उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड की एक्सटॉर्शन, धमकियां और बॉलीवुड की डर्टी पॉलिटिक्स से थक चुकी थी। उन्होंने एक आम सेफ लाइफ के लिए अपना वो स्टारडम सेक्रीफाइस कर दिया जिसके लिए लोग अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। उन्होंने डेनवर में 10 साल एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह पोछा लगाया, खाना बनाया, बच्चों को पाला। एक घमंडी, लालची औरत कभी भी अपने पीक फेम को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आज 2026 में चाहे कोई भी नई हीरोइन आए, जब भी डांस, ग्रेस, एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस की बात होती है, बेंचमार्क हमेशा एक ही सेट होता है, माधुरी दीक्षित। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो 90s की हिंदी सिनेमा की आत्मा है। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।